नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो जो अब आपका टॉपिक उसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो इससे रिलेटेड भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कुकिंग गैस, जैसे बोलते हैं आपका एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो आप जानते हैं एलपीजी होती है उसमें दो आपके सब्सटेंसेज होते हैं, एक तो प्रोपेन होता है और एक होता है ब्यूटेन। और इसके अलावा आपका इथाइल कैप्टन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है स्मेलिंग एजेंट के तौर पर। तो लिखा हुआ है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ द प्रोपेन एंड द ब्यूटेन। इथाइल मर्कैप्टन जैसे बोलते हैं CH3CH2SH इज एन। अब ये याद रखना कि कई बार मिथाइल लिख देता है और कई बार इथाइल लिखता है, तो याद रखना इथाइल है, इट्स इथाइल मर्कैप्टन। अब होता क्या कि प्रोपेन और ब्यूटेन तो आपकी कैसी है, ये आपके ऑर्डरलेस गैसेज हैं। ऑर्डरलेस मतलब इनके पास अपनी कोई गन नहीं होती। पर क्योंकि एलपीजी आपकी क्या है, कुकिंग गैस है, तो अगर बाई चांस अगर ये लीक करती है तो पता कैसे चलेगा? तो पता जो चलता है वो चलता है आपका किसके थ्रू, जो स्मेलिंग एजेंट इसके अंदर डाला जाता है वो है इथाइल मर्कैप्टन। इसी की गंध आपको देखने को मिलती है। नहीं तो फिर आप जानते हैं अगर प्रोपेन और ब्यूटेन ही होती और अगर बाई चांस गैस लीक करती तो पता नहीं लगता, और फिर सीधे यानी कि आग ही लग जाती फिर तो, ठीक है ना, ब्लास्ट हो सकता था। तो इसलिए इथाइल मर्कैप्टन डाली जाती है ताकि पता लग सके कि आपका क्या है, आपकी गैस लीक हो रही है। तो लिखा हुआ है इथाइल मर्कैप्टन, फॉर्मूला याद रखना CH3CH2SH इज एन ऑर्गेनिक का सल्फर कंपाउंड। इट हैज़ अ डिस्टिंग स्मेल दैट इज यूज टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ द अदरवाइज ऑर्डरलेस एलपीजी कुकिंग गैस। अब मैंने एक चीज़ और बोली थी, जैसे अनियन है तो वो आपका एक तरीके से एसिड बेस इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल होता है। कौन सा? आपका अनियन, आपका जो क्या होता है प्याज। और प्याज में भी जो आपका स्मेलिंग है, जो प्याज की जो आपको तीक्ष्ण गंध आती है वो भी किसकी आती है, वो सल्फर की आती है, ठीक है। अच्छा, अगर सीएनजी की बात करूँ, सबसे पहले जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज होती हैं, गैस होती है पर उसे कंप्रेस किया जाता है, हाईली कंप्रेस किया जाता है, जिससे वो किस फॉर्म में आ जाती है, आपकी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। वो मेनली जो आपके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं मीथेन और इथेन। तो जो आपकी सीएनजी होती है उसमें मीथेन और इथेन होता है। और यूज़ किस में होता है, तो कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द गैसोलीन की जगह यूज़ कर सकते हैं, जो आपका डीजल फ्यूल है, एंड द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की जगह इसे इस्तेमाल किया जाता है सीएनजी। आपने देखा होगा सीएनजी के सिलेंडर लगे होते हैं मेनली आपके जो हाइब्रिड आपके व्हीकल्स होते हैं, जो आपके ये तो पेट्रोल और डीजल पे जो चलने वाले होते हैं उनके साथ आपका सीएनजी सिलेंडर वहाँ पे दिया रहता है। या फिर आपकी पूरी तरीके से क्या होती है, कई सारे आपने व्हीकल्स देखे होंगे, वाहन देखे होंगे जिन पे क्या सीएनजी सिलेंडर लगा होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसके मेन आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये कुकिंग के लिए आपका इस्तेमाल होता है, और ये ऑल्टरनेट होता है किसका, इलेक्ट्रिक हीटिंग का, हीटिंग ऑयल का और कैरोसिन का। एज इट इज़ अ ऑर्डरलेस, सो मिथाइल मर्कैप्टन इज एडेड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। इथाइल होता है, इथाइल, मिथाइल नहीं, इथाइल है यहाँ पे, इथाइल मिथाइल गलत लिख दिया। इथाइल मर्कैप्टन होता है यूज़, क्योंकि फॉर्मूला होता है CH3CH2, तो यहाँ पे कार्बन दो होते हैं तो मैथ ऐथ हो जाता है, तो इथाइल हो जाता है आपका। तो इथाइल मर्कैप्टन आपका इस्तेमाल किया जाता है, इथाइल मर्कैप्टन इज एडेड टू इट्स, सो देयर मे बी स्मेल इफ एलपीजी लीक फ्रॉम इट्स स्टोरेज कंटेनर। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड होता है आपका कौन सा, इथेन। कौन सा होता है, इथेन, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। और एक होते हैं आपके कौन से, अनसैचुरेटेड। कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड में आपके कौन से आ जाते हैं, ये दोनों आ जाते हैं, एथीन आ जाता है और इथाइन आ जाता है। तो ये दोनों हो जाता है आपका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इथिन की बात करें CnH2n होता है, हाइड्रोकार्बन से। और इसका होता है आपका CnH2n-2। पर यहाँ पे सैचुरेटेड की बात कर रहा था, तो सैचुरेटेड कार्बन जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय सिंगल बॉन्ड। और इथेन जो होता है आपका, इथेन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। वही अगर एथीन की बात करें अनसैचुरेटेड, इसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड आ जाता है इथीन के केस में, और इथाइन के केस में आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, से कनेक्टेड होता है। तो आंसर जो बनेगा फर्स्ट बनेगा। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है इथेन इज द एग्जांपल ऑफ द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर द कार्बन कंपाउंड दैट कंटेन्स द ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। इथेन इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। Ethane is isolated on an industrial scale from the natural gas and is a petrochemical byproduct of the petroleum refining। और मैंने बताया था इथेन हो गया चाहे मीथेन हो गया, ये दोनों आपके किस में इस्तेमाल होते हैं, तो ये दोनों इस्तेमाल होते हैं आपके किस में, सीएनजी में। द केमिकल फार्मूला तो मैंने बताया था आपका, जो इथेन का अगर बोलेंगे ना, तो क्योंकि देखो एल्केन्स होते हैं, यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर दी, ये जो फॉर्मूले होते हैं किसके होते हैं, एल्केन्स के होते हैं, एल्केन, ये एल्कीन का होता है। एल्केन को पैराफिन भी बोला जाता है, और ये जो आपका होता है ये एल्काइन का होता है। अब इथेन है तो ये क्या होता है, मैथ हैथ, तो डबल ले लेता है, तो ये हो जाता है आपका C2, और S 2 दूनी 4 और 2 6, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाता है।
अगर देखो इथीन का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा C2 और कितना हो जाता है H2N, मतलब डबल हो जाता है, ये हो जाएगा। और इसका देखेंगे तो ये हो जाता है C2 और 2 2 4, तो ये हो जाता है आपका C2H2, ये हो जाता है इथाइन का फॉर्मूला। चलिए आगे लिखा हुआ इथेन कैन बी फाउंड अंडरग्राउंड इन द लिक्विड फ्रॉम द रॉक फॉर्मेशन। तो इथेन का फॉर्मूला C2H4। एस्टिलीन सिस्टमेटिक नेम क्या होता है, इथाइन होता है, इसका C2H2 होता है। और अगर एथेनॉल की बात करेंगे तो C2H5OH होता है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं C2H6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है C2H6। तो ये बोल रहा है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, तो लिख रहा है 8 कोवलेंट बॉन्ड, 6 कोवलेंट इन द 1 आयनिक बॉन्ड, 7 कोवलेंट बॉन्ड या 7 आयनिक रिलेशंस। तो अगर इसको बनाऊंगा तो इसको होता है C डबल बॉन्ड से C और आपके H यहाँ पे जुड़ते हैं आपके, इस तरीके से जुड़ते हैं आपके। ये आपका ये स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका इथेन का। तो इथेन का देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो डबल बॉन्ड जो होता है आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर ये पूछ लेता कि कितने आपके पाई और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो देख लीजिए जब आपका सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर वही डबल बॉन्ड होता तो एक डबल बॉन्ड में आपका कितना होता है, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल में आपका एक सिग्मा और एक क्या होता है आपका पाई बॉन्ड होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो एक सिग्मा आते और 2 पाई आ जाते हैं। अगर इस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की बात करता है तो देख लीजिए सिंगल कितने आपके, सिंगल है 1 2 3 4 5 6, तो सिंगल कितने हो जाते 6 सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं। और प्लस एक डबल बॉन्ड था तो उसमें कितना आ जाता, तो 6 सिग्मा आ जाते। देखो एक सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड कितने हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 सिंगल बॉन्ड है, 6 क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो इनसे कितना आ जाते हैं 6 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं। और वहीं अगर डबल बॉन्ड की बात करूँगा तो एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड से कितना आ जाता, एक सिग्मा और एक पाई आ जाता। तो टोटल मिला के कितने हो जाते, तो टोटल मिला के अगर मैं बोलता तो ये आ जाते 7 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे, पर चलो कोवलेंट की बात की तो 7 कोवलेंट बॉन्ड्स है। तो देख लेते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ द लिंकेज दैट होल्ड 2 और मोर एटम्स टुगेदर इन स्टेबल मॉलिक्यूल्स। The driving force for the combination of the atoms is related to their tendency to obtain a stable electronic configuration. A chemical bond can be formed by the electron transfer or the electron sharing. अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जैसे आयनिक बॉन्ड होता है तो उसमें क्या होता है आपके पॉजिटिव नेगेटिव, वही एलिमेंट्स आ सकते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रॉस बिटवीन द 2 आयंस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका NaCl सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। तो NaCl है, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है बाय द आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्योर्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, जहाँ पे देखने को मिलती है आपकी शेयरिंग occurs between the two atoms. The electron pairs is like the bond between the chlorine 2 forming the equally shared atom. When a single bond between the two atoms present is so, only one is bond. ठीक है, when there exists more than the one bond between the atom, there is only one sigma bond and the other are the exemplary bonded. तो ये तो मैं समझा चुका हूँ सिग्मा पाई। अच्छा, यहाँ पर देख ले तो वही निकलेगा आपका कितना 7 कोवलेंट बॉन्ड निकलेगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, अभी तो मैंने बताया था कि सैचुरेटेड जो आपके क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हमेशा आपका किसको लेते हैं, एल्केन को लेते हैं। और एल्केन को लेते हैं तो एल्केन किस बॉन्ड को लेता है, आपका सिंगल बॉन्ड को लेता है। वहीं मैंने बताया था कि जब अनसैचुरेटेड आता है तो अनसैचुरेटेड आपका 2 को लेता है, ये लेता है एक तो किसको, आपका एल्कीन को, और एक लेता है एल्काइंस को, इनको लेता है। और ये क्या लेता है, आपका डबल बॉन्ड ले लेता है, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड ले लेता है। तो मेनली जो आपका अनसैचुरेटेड में देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है या तो डबल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी सारे सिंगल बॉन्ड ये नहीं हो सकते, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड ये नहीं हो सकते, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड में। नेक्स्ट चलते तो लिखा हुआ है देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट हैव द डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, द टर्म अनसैचुरेटेड मींस, इसका मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड मोर हाइड्रोजन एटम्स मे बी एडेड टू द हाइड्रोकार्बन टू मेक इट सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि आपके हाइड्रोजन जो एटम्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं भाई, ताकि इतने ये हाइड्रोजन आपके बढ़ेंगे, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन आइटम्स वो कहाँ पे देखने को मिलता है, CnH2n+2 में देखने को मिलता है ना। यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा होते हैं आपके, और एक केस होता है किसका, आपका ये होता है सैचुरेटेड का। और सैचुरेटेड का होता है मतलब क्या,
ये होता है किसका आपका बोल सकते हैं एल्केन का। पर बाकी अगर देखें उन दोनों में अगर देखें तो वहाँ पर देखने को मिलता है जैसे ये देखने को मिलता है किसमें एल्कीन केस में, और ये वाला देखने को मिलता है आपका किसमें ये वाला देखने को मिलता है जिसमें -2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखना है आपके आपका कितना होता है, कम हो जाता है एल्काइन में। अगर नॉर्मल जैसे मैं मीथेन की बात कर दूँ, किसकी बात कर दूँ, मीथेन की, तो मीथेन की अगर मैं बात करूँ तो मीथेन किसको ले लेगा, अब ये इसका क्या होता है 1 होता है, कार्बन 1 होता है। तो मीथेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना C1 और कितना आ जाएगा H और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा CH4 बोल सकते हैं इसको, कितना लिख सकते हैं CH4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4। वहीं अगर मैं मीथेन की बात करूँ, मीथेन की अगर बात करूँ तो वो ले लेगा कितना C1 लेगा, और H कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, ये आ जाएगा CH2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या आपकी कम है। अगर मैं मिथाइन की बात करूँगा तो वहाँ पे C, और अगर करूँगा तो दुगना करके 2 घटाना है, तो वहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, मिथाइन के केस में आपका क्या है, हाइड्रोजन आता ही नहीं है, हाइड्रोजन आएगा ही नहीं ना, 2 एकम 2, 2 - 2 कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन आपका बन जाता है। तो होता क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कोशिश करते हैं कि वो हाइड्रोजन को ज़्यादा जोड़े, और ज़्यादा जोड़ के अपने आप को कैसा बना लें, सैचुरेटेड बनाए। तो ये लिखा मोर हाइड्रोकार्बन एटम में बी एडेड टू द हाइड्रोकार्बन टू मेक इट सैचुरेटेड, for example consisting of all the single bonds. The example of the all unsaturated compound is alkane and the alkene and the alkynes as well as the branched chains and the aromatic compounds. अब मैंने एक चीज़ बताई थी जो आपका क्या होता है सिंगल बॉन्ड होता है, जो आपका क्या होता है सिंगल बॉन्ड, प्रीवियस वीडियोस में बता दूँ। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, ये लेंथ में क्या होता है आपके, इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है, मतलब क्या होती है, ग्रेटेस्ट होती है तीनों में अगर देखा जाएगा। फिर किसकी होती है, डबल बॉन्ड की, और फिर किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। पर जैसे जैसे लेंथ कम होती चली जाती है बॉन्ड्स के बीच में, और मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ क्या होती है, तो जो आपका न्यूक्लियस होते हैं एटम्स के, जो भी आपके पास एटम्स होंगे उनके बीच जो न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। तो जितना ज़्यादा लेंथ कम होती चली जाएगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाते हैं। उनके बीच का जो क्या होता है आपका जो फॉर्मेशन होती है, बॉन्डिंग होती है, वो आपकी क्यों होने लग जाती है, स्ट्रॉन्ग होने लग। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एल्केन की बात करें तो असाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड द कार्बन एटम्स अरेंज इन द ट्री स्ट्रक्चर विद द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। एल्केन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अनसैचुरेटेड में आता है और आपका डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड होते हैं। एल्काइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, और लिखा हुआ है एल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में आपका आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस मतलब जो आपके एल्कीन एल्काइन एल्कीन्स में आते हैं। तो अगर CH4 की बात करेंगे तो ये मीथेन है, तो इसमें फॉर्मूला जो बनता है S2N+2 का बनता है, ठीक है, बनेगा ना। अगर C1 ले लूँगा तो ये कितना 2 दूनी 4 बन जाएगा। अच्छा इसमें देखेंगे तो ये किसका आपका NH2N+2 ये भी है, ठीक है, ये भी किसका आपका एल्केन का है, मतलब आपका किसका बन जाता है, ये मीथेन का, ये आपका किसका एथेन का है, ठीक है ना। ठीक है, इसका देखेंगे तो यहाँ पर देखो 4, और या तो फिर 4 दूनी 8 होना चाहिए, या फिर 6 होने चाहिए, या फिर कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो ये तो गलत लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कितना है CnS2n+2, ठीक है, ये नहीं बन रहा है, तो ये आंसर बन जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है homologous series. Homologous series is a series of the compound with the similar chemical properties and some functional groups differing from the successive member of the CH2. Carbon chains of the varying length have been observed in the organic compounds having the same general formula. तो alkanes के लिए जनरल फार्मूला CnH2n+2, alkenes के लिए आपका ये CnH2n हो जाता है, और alkynes के लिए आपका जनरल फार्मूला CnH2n-2 हो जाता है फ्रॉम द मोस्ट बेसिक homologous series in the organic chemistry. In a homologous series, the increment in the carbon chain in the adjacent member is the CH2. Hence the C4H9 is not a homologous series. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने मैच करना है इन्हें। तो यहाँ पर मैच करने के लिए अब देखो ये कैरोसिन दे रखा है, गैसोलीन दे रखा है, उसके अलावा आपका डीजल दे रखा है। तो डीजल काफ़ी लेट बनता है, तो डीजल का तो आपका चौथा ही होगा। डीजल क्या होता है, लेटली आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। कार्बन की चेन होती है वो लोग 16 से बाद ही की होती है। तो आगे देखते हैं। तो हैवी ऑयल भी मुझे सही लग रहा है, ठीक है ना, ठीक है, हैवी ऑयल भी सही लग रहा है C10S, और कैरोसिन भी C4 to C9, और उसके बाद गैसोलीन बनती है, गैसोलीन आती है C8 से 16। तो चौथा मुझे आंसर लग रहा है इसका, C3, हाँ ये लग रहा है। चलिए देख लेते हैं, एक सेकेंड होना है। गैसोलीन का C4 से C12, गैसोलीन C4 से C12, कैरोसिन का कितना लिखा हुआ है C11 to C15, C11 to C15। मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है यार कुछ। आंसर दे रखा है गैसोलीन का सेकंड, अच्छा हाँ ठीक है, गैसोलीन का आपका क्या सेकंड है, कैरोसिन का फर्स्ट है, हैवी ऑयल का
फोर्थ है, डीजल का आपका थर्ड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आंसर क्या लग रहा है आपका? ठीक है, तो लगा देते हैं। गैसोलीन का आपका C4 आता है, C4 to C9। कैरोसिन का आपका C8 to C16 आता है। हैवी ऑयल का C16 to C30 है, और डीजल का आपका कितना आता है? C10 to C18 आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, याद कर लेंगे फिर। तो लिखा हुआ है देखो, फ्यूल की अगर बात है, सोर्सेज ऑफ द एनर्जी फॉर द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन इसमें आ जाता है। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज वन दैट इज रियली अवेलेबल, चीप, बर्न्स easily in the air at the moderate rates and produce a large amount of the heat. Petroleum is exerted from the crude oil with the help of the fractional distillation। याद रखना, क्रूड ऑयल क्या होता है आपका? तोड़ा जाता है। क्रूड ऑयल से कई सारे प्रोडक्ट निकल के आते हैं। कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है, नॉट जस्ट। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि इन आपका जो सब्सटेंस होता है अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे आपके निकलते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखा बट ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ द बाई प्रोडक्ट आर एक्सट्रैक्टेड। तो इसके आपके कई सारे बाई प्रोडक्ट निकल के आते हैं। जैसे लिखा हुआ बाई प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम आता है पैराफिन, वैक्स, बिटुमिन निकल के आता है, लुब्रिकेंट ऑयल आ जाता है, पेट्रोलियम, गैसोलीन, नेफ्था, पैराफिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, बिटुमिन, ये सारे क्या होते हैं आपके? सॉलिड कार्बन्स होते हैं। जैसे देख लीजिए, क्रूड ऑयल है, इसे फर्नेस किया, इसको अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसा सबसे पहले आपका पेट्रोलियम गैस निकल जाती है जो आपके सिलेंडर में भरी जाती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आपका ये प्रोड्यूस हो जाती है। फिर उसके बाद गैसोलीन निकल के आती है जो मेनली आपका पेट्रोल होता है, तो 25 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका प्रोड्यूस हो जाता है, निकल जाता है। और फिर नेफ्था की बात करते हैं, जो आपका नेफ्था होता है ये लगभग 60 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जो कैरोसिन ऑयल की तरह होता है, तो 80 से 60 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको मिल जाता है। फिर पैराफिन होता है एविएशन ऑयल, ये 180 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको मिल जाता है। डीजल आता है 220 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास निकल जाता है, एक्सट्रैक्टेड हो जाता है। फ्यूल ऑयल की अगर बात करें तो वो 200 से 250, लुब्रिकेंट ऑयल की अगर बात करें 300 से 350 पैक्स बनाने में आता है। फिर लास्ट में जो आता है आपका चारकोल जैसे बोला जाता है, या रोड कोल जैसे बोला जाता है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड लास्ट प्रोडक्ट जो आपका निकल के आता है, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे क्या होने लग जाती है आपकी चीज़ें सस्ती होनी चली लग जाती हैं। गैस की अगर बात करें तो पहले आपकी बोटल्ड गैस आती है, C1 to C4 तक आपका देखने को मिलता है, जिसमें मैंने बताया था आपका CNG भी आता है और LPG भी आती है। तो आपका मेथेन और इथेन होता तो इनका ये फॉर्मूला CnH2n+2। तो ये आपने याद रखना, ये वाला हाइड्रोकार्बन यूज होता है। तो जो आपका मेथेन और एथेन है वो किसका आपका उसमें इस्तेमाल हो जाता है CNG में। ब्यूटेन और प्रोपेन आपका किस में आ जाता है आपका ये आपका LPG में यूज़ हो जाता है। उसके बाद आता है गैसोलीन आता है, जिसमें आपका पेट्रोलियम आ जाता है, C4 to C12 तक आपका यूज़ होता है। बस आपने क्या करना है, 4 दूनी 8 और 2 10 इस तरीके से लग जाएगा। C4 है तो S10 आ जाएगा, 12 है तो कितना 12 दूनी 24 और 2 26 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख देना बस। उसके बाद नेफ्था आता है आपका, जैसे पेट्रोकेमिकल आ जाता है, C7 to C14 आ जाता है। उसके बाद कैरोसिन आ जाता है, C11 to C15 एविएशन फ्यूल। गैस ऑयल की बात करें 15 से 19 डीजल है। लुब्रिकेंट में आपका लुब्रिकेंट ऑयल 20 से 30 और फ्यूल ऑयल 30 से 40 जो सिर्फ पावर स्टेशन फ्यूल में इस्तेमाल होता है। वैक्स आती है आपकी 21 से 50, कार्बन्स आते हैं आपके। और बिटुमिन आता है जो आपका जैसे रोड सर्फेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, C50, ये आप याद सकते हैं, उससे प्लस में होता है। तो आंसर जो बन जाएगा वो गैसोलीन का कौन सा बन जाएगा, C4 to C9 सबसे पहले, मतलब ठीक गैस के बाद गैसोलीन्स आ जाती हैं। उसके बाद आपका कैरोसिन आ जाता है। कैरोसिन कितना हो जाएगा आपका, तो वो लिखा हुआ है C8 to C16, तो इसी के बीच में आपका फॉल कर रहा है। हैवी ऑयल की बात करें C16 to C30 एंड द डीजल C10 to C18। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कुकिंग गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस। तो ये होती है आपकी प्रोपेन और ब्यूटेन, अभी तो करवाया था क्वेश्चन यार। और कौन सा पड़ता है, इथाइल मरकैप्टन पड़ता है। यहाँ पे सही लिखा हुआ है इथाइल मरकैप्टन, हाँ यहाँ पे सही लिखा हुआ है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है CH3 CH2SH, मिथाइल मरकैप्टन का यही होता है शायद से। एक सेकंड में देख लेता हूँ, पहला क्वेश्चन था शायद से, पहला या दूसरा, पहला, हाँ CH3 CH2SH, ठीक है। फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो मिथाइल इथाइल में कंफ्यूज मत होना, इथाइल मरकैप्टन है। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ कि 2 M एक साथ नहीं आएंगे, बस इतना याद रखना, 2 M एक साथ नहीं आएंगे, तो EM से आप याद कर लोगे इथाइल मरकैप्टन। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, मिथाइल मरकैप्टन है कि इथाइल है, तो 2 नहीं आएंगे M, बस इतना याद रखना, इथाइल मरकैप्टन आप याद कर लोगे। तो बाकी चीज़ें मैं इसमें पढ़ा चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द प्रोपेन। तो प्रोपेन एन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फॉलो करेगा CnH2n+2 को। प्रोप है तो मैथ है, प्रोब्यूट, तो ये 3 में आएगा। एन की वैल्यू कितनी होगी 3, एन की वैल्यू 3 होगी, तो 2n+2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 दूनी 6 2 8। तो फॉर्मूला जो बन जाएगा वो C3H8 बनेगा। आंसर ये वाला हो जाएगा आपका प्रोपेन का। CH4 किसका होता है, मीथेन का। C4 ये किसका होता है, प्रोब्यूट, ब्यूटेन का। C2H6 किसका होता है, तो ये होता है इथेन का।
तो जैसे मैंने ईथेन और मीथेन किस में यूज़ हो जाती है, ये दोनों तो आपकी यूज़ हो जाती है किस में, CNG में, और ये दोनों यूज़ हो जाती हैं आपकी किस में, ये दोनों यूज़ हो जाती हैं आपकी किस में, LPG में। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोपेन इज C3H8. एल्केन्स आर द असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स हैव द सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो ना, ये कैसे होते हैं आपके असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से और सैचुरेटेड है। द जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन्स इज CnH2n+2 where n is the number of the carbon atoms. Propane is the third member of the alkene family with the 3 carbon atoms. If we put the number of the carbons and the hydrogen atoms present in the propane in the above mentioned formula, we will find the, तो मैंने CH4 को बताया था मीथेन है, C4H10 ब्यूटेन है, C2H6 आपका ईथेन है। अच्छा आगे लिखा तो लोअर एल्केन्स आर द C1 to C4 तक आपकी गैसेज होते हैं, उसके बाद आपके क्या होते हैं, गैसोलीन्स वगैरह आ जाती हैं, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से क्या बना सकते हैं भाई, कोल तार तो बनता ही है, मैंने बताया था आपका, जब क्या होता है 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर करते हैं तो आपको वही निकल के आता है, कोल तार बन के आता है। प्लास्टिक वगैरह बन जाता है आपका, ठीक है ना, वैक्सेस वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, पेंट्स वगैरह में इस्तेमाल हो जाता है। फार्मास्यूटिकल, जैसे वैक्स का इस्तेमाल कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, और ड्राई क्लीनिंग में इस्तेमाल हो जाता है। तो सारी जगह क्रूड ऑयल्स का इस्तेमाल होता है। ऑल ऑफ द अबव क्या निकल जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो लिखा क्रूड ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ द सॉलिड लिक्विड एंड द गैसेस हाइड्रोकार्बन्स मिक्स्ड विद द सॉल्ट वाटर एंड द अर्थ पार्टिकल्स। इट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द सी एनिमल्स। अच्छा फॉर्म्ड कैसे होता है आपका क्रूड ऑयल, तो ये होता है जो आपके सी या जो आपके क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है सी एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं आपके, तो जब वो क्या हो जाता है, दफन हो जाते हैं, जिंदा या फिर मुर्दा किसी भी फॉर्म में, तो कई सालों बाद, कई लाखों सालों बाद क्या होता है कि उनके जो फॉसिल्स होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, आपके हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाते हैं। इट इज़ अ डार्क ब्राउनिश टू ग्रीन कलर लिक्विड फॉसिल फ्यूल्स। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउल स्मेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सल्फर कंपाउंड। इसमें सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। क्रूड ऑयल इज यूज टू मेक द डिफरेंट प्रोडक्ट, जैसे एविएशन फ्यूल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, एसफॉल्ट हो गया, रोड तार या कोल तार जैसे बोलते हैं, प्लास्टिक्स हो गया, पेट्रोलियम यूज हो गया ड्राई क्लीनिंग के लिए, और पेंट्स वगैरह हो गया, फार्मा इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड इनटू द इट्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूजिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कभी पूछा जाता है कि भाई आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि डिफरेंट आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वहाँ पर अलग अलग सब्सटेंस आपके एक्सट्रैक्ट कर दिए जाते हैं। तो दिस मेथड इज यूज बिकॉज द डिफरेंट सब्सटेंस क्रूड ऑयल हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। द क्रूड ऑयल इज एवोपरेटेड एंड इट्स वेपर आर द अलाउड टू कंडेंस एट द डिफरेंट टेम्परेचर इन द फ्रैक्शनिंग कॉलम। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा हुआ है मैच करना है। तो अब देखो यूरेनियम जो होता है ये तो आप तुरंत पकड़ सकते हो कि ए का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूल हो जाएगा। कोबाल्ट जो यूज़ होता है जैसे आपका CO60, अच्छा कंफ्यूज होता है, एक होता है आपका जो आपका कार्बन का एलोट्रॉप होता है वो होता है C60, जैसे बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन होता है ना, बकमिस्टर फ्लोरीन वो C60 होता है, उसको कंफ्यूज मत करना कोबाल्ट से। कोबाल्ट कंटेंट किस विटामिन में देखने को मिलता है, तो ये भी याद रखना विटामिन कौन सा होता है, B12, जैसे साइनोकोबालामाइन बोला जाता है, इसमें आपका कोबाल्ट कंटेंट होता है। ये पूछा गया पेपर में, ये याद रखना कोबाल्ट कंटेंट किस विटामिन में होता है, तो B12 साइनोकोबालामाइन बोला जाता है। अच्छा आयोडीन तो जानते हैं गोइटर के लिए आता है आपका, तो ये कर लोगे, ठीक है ना। और ये इसका तो कौन सा हो गया, चौथा। कोबाल्ट की अगर बात करें तो कोबाल्ट कैंसर ट्रीटमेंट में आपका इस्तेमाल होता है। और रेडियम जो होता है आपका ये भी कैंसर ट्रीटमेंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, सेकेंडरी कैंसर में आपका इस्तेमाल हो जाता है। तो फर्स्ट का 4 है, बी का 1 है, और सी का क्या आपका 2 है, सी का 2 है, और बी का क्या है, बी का तो 1 है ना, तो ये दोनों होने थे, बी का 1, तो ये आंसर बन जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और रेडियम का कितना, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम। तो नेचुरल यूरेनियम कंसिस्ट ऑफ द 3 आइसोटॉप्स 238, 235 एंड 234। यूरेनियम आइसोटॉप्स आर रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सी होती है जिनसे अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं। सबसे पहले किसने बताया था इनके बारे में, रदरफोर्ड ने। किसने बताया था, रदरफोर्ड। चलिए यूरेनियम इज द प्रिंसिपल फ्यूल। अच्छा और कौन सी थी यूरेनियम की कौन सी थी आपकी और कौन सी थी, पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड पे किसने किया था एक्सपेरिमेंट, हेनरी बैकरेल ने, इसलिए फादर ऑफ रेडियो एक्टिव बोला जाता है उन्हें। अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ यूरेनियम इज द प्रिंसिपल फ्यूल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड मेन रॉ मटेरियल फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स। आइसोटॉप ऑफ द कोबाल्ट, तो 28 आइसोटॉप्स हैं कुल मिला के कोबाल्ट्स के। कोबाल्ट 60 इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप टू कोबाल्ट विद हाफ लाइफ कितनी आपकी 5.2713 ईयर्स होती है, हाफ लाइफ जो होती है अर्ध आयु। कोबाल्ट 60 जो यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है एंड टू स्टरलाइज द मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है। जो आपके मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं स्टरलाइज करने के, ताकि उनसे बैक्टीरिया वायरसेस हट जाएं। आइसोटॉप्स अगर आयोडीन की बात करूँ तो कुल मिला के 37 आइसोटॉप्स हैं। किसका इस्तेमाल, जैसे कोबाल्ट 60 का यूज़ किया, वैसे आइसोटॉप आपका आयोडीन किसका इस्तेमाल किया जाता है 131 का। याद कर लीजिए इसकी जो हाफ लाइफ है 8 दिन की होती है,
और जो आपका गोइटर ट्रीटमेंट के लिए या फिर थायराइड कैंसर के लिए या फिर आपका जो ट्यूमर होता है ब्रेन या लीवर पे, उसको हटाने के लिए आपका आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है। रेडियम की अगर बात करें 33 आपके आइसोटॉप्स हैं, 200 टू 234 तक इसका किया जाता है। मास नंबर आपका वेरी करता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, रेडियम की और पोलोनियम की। रेडियम इज यूज टू प्रोड्यूस द रेडॉन गैस। इससे आपकी कौन सी निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। याद रखना, रेडॉन गैस आपकी एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, बाकी सारी इनर्ट गैसेज आपकी पाई जाती मेनली, चाहे उसमें आपका कौन सा नियॉन आ गई, आर्गन आ गई, जेनॉन आ गई, ठीक है ना। तो ये सारी विच इज टिपिकली, और किस ग्रुप में आती है? 18th ग्रुप में। विच इज टिपिकली यूज टू ट्रीट द सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग द कैंसर। चलिए, ये चैप्टर भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से आप ले सकते हैं। वीडियो को अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और आप शेयर कर लीजिए वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उससे होगा क्या कि सब्सक्राइब करते ही आपको क्या दिखे? बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस करते ही आप ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। ऑल नोटिफिकेशन में जैसे क्लिक करोगे आप, तो उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मैं बनाऊंगा उसको नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब में मिलता चला जाएगा। बाई चांस अगर वहाँ पे किसी भी कारण से मिस हो जाता है तो जो आपका लिंक है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक जो आपका पेज है वहाँ पे क्या कर देता हूँ? शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से ही है, और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 14 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 6 बचे हुए हैं। कोशिश करूँगा मैं 1-2 दिन में निपटाने की, 10 तारीख से पहले निपट जाएगा। पेपर जो आपका मान के चलो कि उत्तराखंड वन दरोगा का जो है वो 16 तारीख कन्फर्म हो गया, 16 से 26 तारीख तक ये चलेगा आपका। और मुझे लग रहा है 1-2 दिन के आसपास, ठीक है ना, इस वीक के आसपास आपके जो एडमिट कार्ड है वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।